है। वो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है प्रीत ने आके आपके लगा दी या कुछ ऐसा हो गया है ना। वो हमारे पास स्किन बचपन से किसी ने मार्केट से खरीद के नहीं लगाई है। ठीक है, तो वो हो गई इननेट। अब एक्वायर्ड वो है कोई इम्यूनिटी, जैसे किसी को डेंगू हुआ, ठीक है, किसी को डेंगू हुआ तो क्या हुआ कि भैया उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब उसके अगेंस्ट अब आपके पास इम्यूनिटी आ चुकी है। ठीक है, तो वो है एक्वायर्ड। तो जो टाइम के साथ बने, बचपन के बाद में बने, हर किसी के अलग अलग बने, वो है एक्वायर्ड। और जो टाइम बचपन में सबको साथ में मिल जाए, जैसे सबको साथ में स्किन मिल चुकी है पैदा होते ही, वो है इननेट। ठीक है, क्लियर है। तो आज ना हम स्टार्ट करेंगे। बेटा, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं पहले क्लास में हो चुके हैं। ऑटो इम्यूनिटी वाला पूरा टॉपिक हो चुका है, अपन ने लास्ट में इम्यूनिटी इन द बॉडी वगैरह पूरा पढ़ लिया था, है ना। कि वो टी लिम्फोसाइट कैसे बनता है, चले छोटा बच्चा होता है, फिर वो अपने पुराने घर में बड़ा होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, फिर वो बड़ा होकर दूसरे घर में जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे वो है ना सबसे लड़ता है। याद आया। हाँ हाँ, सुनैना वो भी बताया था। साइटोकाइन से बताया था, सब बताया था। चलो तो आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं एड्स एंड कैंसर। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था दो फेटल डिजीज होती है, एक इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में मैंने डाला था एड्स को, और नॉन इन्फेक्शियस में मैंने डाला था कैंसर को। जो कि मैंने बोला था ना दोनों बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक बीमारी होती है, फेटल होती है, कि अगर किसी इंसान को हो जाए तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि उसका डेथ होने के चांसेस ना ज्यादा होते हैं। ठीक है, हेलो मीनू, हेलो राकेश, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एड्स के बारे में पहले पढ़ना, कि एड्स क्या होता है। ठीक है, पहले तो ना एड्स का फुल फॉर्म जानो कि ये होता क्या है, किसी को पता है एड्स का फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इतना बड़ा नाम है, तो ना ये पूरी जो डिजीज है, वैसे बच्चों को ना एड्स, पहले ये बताओ सबको मेरी आवाज आ रही है। वेरी गुड तनु, गुड इफ्रा। देखो, तो अब ना एड्स इतना बड़ा नाम है इसका, इसी के नाम में ना पूरा डिजीज समझ लो, ऐसे इसको इतना लोड लेके लेने की जरूरत नहीं है। एड्स को ऐसे समझो एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब सबसे पहले क्या है, जो चीज आपको मिली है, बचपन से किसी को नहीं है। इम्यूनो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, ये दूसरा चीज। और तीसरा सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो। सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर, लाइक बुखार, खांसी, आप हर तरीके से परेशान होने लगते हो। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, जैसे आपको निमोनिया हो रहा है तो आपको पता है सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है और कफ आ रहा है, तो आपको हो सकता है इसके अंदर सारे ही आ जा रहे हैं, सारे साइन सिम्टम्स आ जा रहे हैं, उनका ग्रुप आ जा रहा है, तो वो सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो देखो, अब एड्स में क्या होता है, ये आपको क्लियर है कि ये क्या होता है। अब ना क्या होता है, ये लाइफ टाइम में मिलता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ये है एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बस इतना सा है एड्स, इसको इतना सा ही जानना था, इससे ज्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मतलब हम बताएंगे, बट यहाँ से सबको समझ आ जाना चाहिए, एक रफ आइडिया हो गया होगा कि ये होता क्या है।
ठीक है। हाँ सुनीता। इफ्रा क्या लिखा है आपने, एडीसी को क्या डिनोट करें? एड्स, ठीक है। तो अब ये एड्स होता किससे? इट इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है। ये किससे होता है? HIV से होता है। ये वायरस होता है बेटा। ठीक है सुनीता, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। तो अब ना देखो, पूरा हम मैकेनिज्म और देखो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाला है कि क्या होता है। उससे पहले ये जान लो कि अगर कोई भी एड्स हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में ना आज एड्स हुआ है और हमें आज ही पता पड़ गया। भाई किसी को एड्स हुआ है ना, ये पता करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। कैसे कि लेट से किसी को आज है ना ये वायरस HIV किसी के अंदर घुसा है, ठीक है। हाँ राइट, डेफिशिएंसी नहीं लिखा, सॉरी माय फॉल्ट, है ना। ये हमारी बॉडी में आज ही घुसा है, ठीक है। हमारी बॉडी में आज घुसा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर आज ही सिम्टम्स आ जाएंगे। कम से कम, कम से कम कितना टाइम लगता है? 5 to 10 years बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। 5 से 10 साल लग जाते हैं ये सब कुछ होने में, ठीक है। बहुत लंबा टाइम है। इसलिए थोड़ा फेटल हो जाता है कि जल्दी पता नहीं पड़ पाता। तो तब तक ना बॉडी बहुत कमजोर होती जाती है, बहुत कमजोर होती जाती है, ठीक है। अब क्या है? मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस, मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। सबसे पहले तो ये जानो रेट्रोवायरस क्या होता है। कि रेट्रोवायरस क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, बहुत सारा जो वायरस होता है उसका ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। जिसमें विच एनवलप RNA जीनोम। रुको मैं आपको, हाँ 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 राइट राइट प्रिया। ठीक है। तो ये क्या करता है? RNA जीनोम होता है, RNA जीनोम होता है, RNA इसको कवर करता है, ठीक है। रेट्रोवायरस इसको कवर करता है, ठीक है। तो अब ना देखो क्या हो रहा है। पूरा ये HIV बॉडी में जाके कर क्या रहा है, पूरी साइकिल क्या चल रही है, कैसे हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आना HIV आया यहाँ पे टच किया और भाग गया और हमें है ना एड्स हो गया, नहीं। तो HIV एड्स कैसे कर रहा है, पूरी एक साइकिल है, वो देखते हैं। पहले क्या होता है, ये ना देखो मैं आपको एक बार पहले लिख देती हूँ। देखो बेसिकली ना इन शॉर्ट में पहले आपको बताती हूँ ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। क्या करता है? एंटर करता है हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा? कि मैं ऐसे ही एंटर कर जाएगा, पानी पी रहा तो क्या पानी में चला जाएगा? नहीं। ये एंटर करता है हमारे किसी भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू। लाइक से कि अगर सुनीता हॉस्पिटल गई है, ठीक है, सुनीता को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसकी सुई, और की सुई है ना पहले काम में कहीं ले रखी होती है। तो वो सुई पे है ना थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड है उस इंसान का जिसको एड्स हो रखा है। तो वो सुनीता के अंदर एड्स आ सकता है, HIV आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ब्लड, अगर किसी का ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, कोई बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहा है, तब हमारे एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर एड्स ट्रांसफर होता है। यानी HIV ऐसे एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाता है जब बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हुए, ठीक है, या एक का ब्लड दूसरे ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो वायरस हमारी बॉडी में गया है, ठीक है। तो अब जब वो हमारी बॉडी में गया तो वो कहाँ एंटर किया? वो एंटर किया मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है। वो एंटर किया है मैक्रोफेज के अंदर और उसने क्या किया है? RNA जीनोम को, RNA जीनोम, RNA को कन्वर्ट कर दिया है DNA में। किसमें कन्वर्ट कर दिया है? ये पूरा मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज में घुस के उसने क्या किया है? RNA जीनोम को DNA में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जब डीएनए वायरल डीएनए क्या करता है? वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल डीएनए। अब क्या करता है? जो डीएनए जो इन्फेक्ट हो चुका है ये वाला, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? सेल का जो डीएनए है, नॉर्मल सेल का जो डीएनए, वहां पे जाता है, ठीक है।
और क्या करता है, उसको इन्फेक्ट करता है ताकि वो और वायरस बनाए। ये नॉर्मल सेल वाला, नॉर्मल सेल का जो डीएनए इसको इन्फेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, दूसरे को इन्फेक्ट करके बहुत सारे वायरस बनाएगा। तुम भी वायरस बनाओ, तुम भी वायरस बनाओ, तो ऐसे बहुत सारे वायरस बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारी बॉडी में फैलता जाएगा। और ये सब कहाँ हो रहा है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, माइक्रोफेज की वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, और ये वायरस मैक्रोफेज की वजह से बहुत सारे बन चुकी है। मैक्रोफेज क्या बन रही है, वायरस की फैक्ट्री बन चुकी है, ठीक है। तो और साथ ही साथ क्या करता है, जो एचआईवी है, एचआईवी वायरस है, वो कहाँ कहाँ एंटर करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ना। एक सेकेंड बेटा, मैम बता दीजिए प्लीज। इफ्रा क्या बता दूं मैं, मैम मेरे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जो डिनोट, नहीं इफ्रा मैंने वही बताया ना, देखो अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, रुक जाओ, है ना, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बेटा साथ ही साथ क्या होता है, ये जो एचआईवी वायरस है ना, ये एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और उसको रेप्लिकेट करता है, और बहुत सारे ना वायरस बनाता जाता है। बस इसका एक ही काम है, एक ही काम है कि और वायरस बनाना है, बहुत सारे वायरस बनाना है, अपना वायरस बढ़ा देना है बॉडी में। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, कि टी लिम्फोसाइट, याद है ना, टी लिम्फोसाइट क्या करता था, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता था। अगर टी लिम्फोसाइट कम हो जाते थे, टी लिम्फोसाइट अगर कम हो जाते तो हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। तो यहाँ पे ये वायरस अटैक करते हैं टी लिम्फोसाइट को, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट कम हो जाता है। अब टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अरे भाई टी लिम्फोसाइट कम हो गया तो लड़ेगा कौन, मेमोरी सेल कौन बनाएगा, कौन जाके इम्यून, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट छोटा है, बड़ा होके फिर मिच्योर होता है, फिर वो डिशुम डिशुम करता है जाके वायरस के साथ, जो कोई पैथोजन वगैरह आता है उसके साथ। पर बेचारा टी लिम्फोसाइट तो बड़ा ही नहीं हो पा रहा है, टी लिम्फोसाइट तो मर गया पहले ही, टी लिम्फोसाइट बचा ही नहीं, तो कैसे जाके डिशुम डिशुम करेगा वायरस के साथ, नहीं ना। तो अगर टी लिम्फोसाइट है ही नहीं, तो बेचारा जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, और जो जो पैथोजन आ रहे हैं, वो बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग, और वो इंसान को पूरा खत्म कर देंगे। तो इसकी वजह से टी लिम्फोसाइट कम हो जाता है, तो इंसान के अंदर फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसका वेट कम होने लगता है ना, बहुत सारे सिम्टम्स है। जैसा कि इफ्रा ने पूछा था, तो कुछ पर्टिकुलर फीवर लाइक सिम्टम्स है, जैसे फीवर हो गया है, डायरिया हो गया है, वेट लॉस हो गया, ये कंटिन्यूसली होता रहता है, ऐसा नहीं एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बार बार। क्योंकि बीमारी दिखने में 5 से 10 साल ले लेती है कि बताने में कि भैया है, हाँ है, एक पर्टिकुलर कोई भी सिम्टम नहीं है। तो देखो अब क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट कम हो गए, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया है। तो भैया एड्स कैसे हुआ, एड्स का मतलब मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अब हमारा ना इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो क्या कि कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी है ना, वो भी हमें बहुत इजीली लग जाती है, जिसका असर हमारी बॉडी पे खतरनाक होता है। लेट से मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो कोई टीवी का वायरस है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वो इफ्रा को तो कुछ नहीं करने वाला, पर जिसको एड्स है, इफ्रा तो लड़ लेगी क्योंकि उसके अंदर टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट जाके अच्छे खासे उससे लड़ाई कर लेंगे। पर जिसके अंदर एड्स है, उसके टी लिम्फोसाइट खत्म होते जा रहे हैं, तो भैया वो अच्छे से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहां पे इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पा रहा है, इतना सारा इंसान को बुखार आ रहा है, डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और तरह की सरदर्दी हो रही है, और तरह के सिम्टम्स आते जाएंगे, आते जाएंगे। इन शॉर्ट एड्स में ये हो रहा है, टी लिम्फोसाइट खत्म हो रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान को सारी बीमारी लग जा रही है। हल्की में छोटी मोटी बीमारी है ना, वो भी उसके लिए घातक होती जा रही है, और बीमारी से इंसान ऐसे ही मर जाता है, ऐसा नहीं है। और ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए ना, तो ये जो बीमारी होती है, ये हम इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, पर इस डिजीज को हम प्रोलाउड कर सकते हैं, इंसान का लाइफ स्पेन। जैसे इंसान अगर 2 साल जीने वाला है बिना दवाई के, तो हम उसको 10 साल बिना जीने दे सकते हैं दवाई देके, पर ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल इमॉर्टल कर दे कि नहीं यार तू तो 60 साल और जी लेगा, ऐसा नहीं होता। तो मरना तो देखो सबको है, बस इसके अंदर ये होता है कि इंसान थोड़ा सा जल्दी मर जाता है, क्योंकि भाई इंसान इतना परेशान है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है, हर जगह बाहर बेचारा सर्दी में निकला उसको सर्दी लग गई, गर्मी में निकला उसको लू लग गई है, तो ये चीज होती है इंसान के साथ। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ, फटाफट आप देखना। देखो गेट इनटू, जो वायरस है,
वायरस गेट इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, पर्सन की बॉडी में गया, कहाँ पे, एंटर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में एंटर किया है, ठीक है। देखो मैंने बना रखा है डायग्राम, और क्या किया, आरएनए जीनोम, ये देखो मैंने बना रखा है, आरएनए जीनोम को कन्वर्ट किया डीएनए जीनोम में। दूसरी बार बता रही हूँ मैं, अच्छे से सुनो सब, है ना। अब क्या होता है, जो वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए गेट्स इन कोऑपरेटिव इनटू द सेल डीएनए, ठीक है, और डायरेक्ट infected cell to produce वायरस पार्टिकल, ठीक है। वायरस बनाने पे मजबूर कर रहा है, इन शॉर्ट, और कुछ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैक्रोफेजेस बहुत सारे वो बना रहा है, तो मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक वन HIV फैक्ट्री। तो माइक्रोफेज क्या है, HIV फैक्ट्री है, ये सबको क्लियर है। और साथ ही साथ जो मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री बन गया है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली HIV, ये जो वायरस है ना, एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है, एंड रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब आगे आने वाले वायरस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उससे क्या करता है, डिक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिम्टम्स आ गए, कौन कौन से, भाई इम्यून सिस्टम अब वीक हो रहा है, तो सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि फीवर, डायरिया, ठीक है, वेट लॉस, ये सब, ठीक है, एक्सेट्रा डाल देते हैं, बहुत सारे आता है, कभी किसी को क्या आ जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, पेशेंट बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट। ये सबको क्लियर है, सबको समझ आया एड्स में क्या हुआ है, से यस और नो, पहले बताओ सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको समझ आया कि एड्स में क्या हुआ है, बच्चा पार्टी फटाफट, इजी था, किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ आया सबको, इजी था। इसमें ना देखो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में दो तीन चीजें हैं, लाइक एक मलेरिया साइकिल है जो बच्चों को ना याद नहीं होती है, जिसकी वजह से ये चैप्टर ना, इस चैप्टर से बच्चे भागते हैं। मलेरिया साइकिल है, बच्चों को याद नहीं होती है। एड्स है, बच्चों को समझ नहीं आता है, वो हार्ड है। कैंसर है एक, वो बच्चों को समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से ना बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक, पर ये वाले बच्चों को मलेरिया तो बहुत अच्छे से समझ आ ही गया था। अरे प्री, ड्रग्स अपन ऐसे याद करा देंगे, कोई बात नहीं, ड्रग्स अपन कर लेंगे, बहुत बहुत इजी है, ठीक है। तो एड्स आज अपना कंप्लीट हो गया। एड्स मेरे को लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं, बस क्या प्रोसीजर हुआ है ये सबको समझ आ गया है ना। नहीं नहीं प्रिया राजपूत, मैं चमकी नहीं, मैं ये देख रही थी, वो एकदम शिद्दत से प्रीत ने इमोजी बना के भेजा है जो, तो एकदम उससे पता पड़ा है कि ड्रग्स तो प्रीत को बिल्कुल याद नहीं होते। ओके ओके भूमिका, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें जब पता पड़ ही गया टेस्ट, तो कैसे पता पड़ेगा कि हमें एड्स है। अब बैठे बैठे ऐसे भूमिका तो है नहीं यार, सोच रही है यार देखो एड्स है नहीं, मैं कैसे पता करूं। तो भूमिका को पता करवाने के लिए कि उसको टेस्ट है या नहीं, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और एक टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि है एलिसा, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड। हाँ, क्योंकि प्रीत अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, ये बैठ के, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे बच्चे बैठ के सोच रहे हैं क्या ये हमें हो सकता है, क्या ये हमें हो सकता है ऐसा। तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, ठीक है। हाँ इफ्रा, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ्रा ने पूछा है मदर चाइल्ड को किस टाइप से ट्रांसफर हो सकता है। तो इफ्रा बेटा, आपको पता है ना, ऐसे मदर और जो बेबी होता है फीटस, उसके बीच में एक
प्लेसेंटा होता है जो बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज करता है। तो ऐसे अगर मदर के अंदर क्या नाम है एड्स है तो उसके थ्रू ना बेबी के अंदर जाता है। ठीक है इफ्रा बेटा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अपन ट्रीटमेंट देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। कौन से ड्रग्स देते हैं? एंटी रेट्रोवायरल। पर ये बेटा ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, पार्शली इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरे इफेक्टिव होते तो भैया इंसान तो बच ही जाता, फिर तो मरता ही नहीं। तो ये पार्शली इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए इसको पार्शली इफेक्टिव कहा गया है। तो प्रिवेंशन क्या है कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन के लिए ना एडुकेशन बहुत जरूरी है, लोगों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। तो जैसे NACO नाको, NGOs, ये सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नाको मतलब नेशनल एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना बेटा। तो ये सब क्या करता है? बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको बताते हैं कि एक तो किसी को अगर एड्स है तो उससे भागो मत। लोग सोचते हैं यार इसको एड्स है, इसके पास नहीं बैठना, इसके साथ नहीं खाना, इसके साथ नहीं घूमना। बेटा ये सब फालतू की बात है, इससे एड्स नहीं फैलता। कि आज है ना क्या नाम है तनु और इफ्रा साथ में बैठ गए तो एक दूसरे से डर रहे हैं कि इसको एड्स है मेरे को हो जाएगा। नहीं, तनु इफ्रा साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। एड्स सिर्फ तभी होगा जब आपके अंदर सामने वाले का बॉडी फ्लूइड गया है। बॉडी फ्लूइड कैसे? कि यानी कि आपको उस इंसान का ब्लड आपके ब्लड से एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है। सेक्स के वक्त क्या होता है? जब आपको पता है सीमन रिलीज होता है मैन का वुमेन के अंदर, ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड कांटेक्ट में आया है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर गया है, इसलिए बोलते हैं कि है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त आपको है ना जैसे कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। तो आप कॉन्डम्स का यूज करोगे तो मेल का जो सीमेन वगैरह है वो फीमेल से कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बॉडी फ्लूइड है जो कांटेक्ट में नहीं आया। ठीक है। तो हाँ, ये लोग सोचते हैं कि सेक्स वगैरह से ट्रांसफर होता है, राइट, पर कब? जब है ना फ्लूइड एक्सचेंज होता है। पर अगर हम कॉन्डम्स का यूज करें सही तरीके से तो हम एड्स से बच सकते हैं। बहुत सारे हमारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता अगर किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते तो आपको नहीं पता कि भाई किसको एड्स है किसको नहीं है। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है ना कि लोग बताने में डरते हैं यार कि मुझे एड्स है, लोग क्या सोचेंगे, हमें अछूत कर देंगे। तो एक वो भी माइंडसेट है ना बेटा। तो ये सारी चीजें तो हम ऐसे कर करके ना हम इसको एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है? एड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकता है ना, वाओ वेरी गुड तनु। देखो, तनु ने हमें बताया है एंटी रेट्रोवायरल क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने से बचाता है। तो अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही नहीं होगा तो एड्स ही नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह तब दिमाग में जोड़ ना डालो, बहुत सारा पढ़ने वाला है ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अभी नेक्स्ट चैप्टर में सब खत्म हो जाना है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। तो ठीक है, ये सबको क्लियर है ना यहाँ के लिए? पहले तो मुझे बता, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो एड्स तो हो गया, एड्स तो बहुत सॉर्टेड तरीके से निकल गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। तो भैया कैंसर, ओहो प्रीत को डिस्टल बॉटल क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो अब कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। बेटा कैंसर में क्या हो रहा है? देखो, हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं, एक टाइम के साथ बनते हैं। जैसे फेस की स्किन है हमारी, लोग नहीं बोलते यार आपको टैनिंग हुई है 20-25 दिन में चली जाएगी, कैसे चली जाएगी? कि फेस के स्किन, हर हमारी स्किन के डेड है ना स्लग ऑफ होते हैं, निकलते रहते हैं, हर 20-25 दिन में नए सेल्स बनते रहते हैं और डेड स्किन सेल निकलती रहती है। तो हर सेल का बनने का मरने का एक टाइम फिक्स है कि कौन कितने टाइम में बनेगा और कौन कितने टाइम में बने मरेगा, और कितने सेल्स बनेंगे ये भी फिक्स है। पर जब सेल्स अपना रेट बढ़ा दे, बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है, तो क्या होता है? कैंसर हो जाता है। कैसे होता है? एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो ये प्रॉपर्टी है क्या, पहले तो मैम वो बताओ, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी
by which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth. ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोई सेल अब बहुत नॉर्मल ग्रोथ अपनी एक नॉर्मल रेट से कर रहा था, पर अब क्या होता है कि देखो कॉन्टेक्ट इनिबिशन में क्या होता है कि एक सेल ना, राइट, एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट में आता है और क्या होता है कि भैया हर किसी की ना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, मतलब अनशन तरीके से बढ़े जा रहा है। वो मूवीज में डायलॉग नहीं है बोलते थे कि यार तू तो अदरक जैसा हो रहा है, कहीं से भी बढ़े जा रहा है, तो भैया वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। अनशन तरीके से बढ़ रहा है, फैले जा रहा है, फटे जा रहा है, इसके अंदर ऐसा हो जाता है कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। कॉन्टेक्ट इनिबिशन वो वाली प्रॉपर्टी है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो सेल नॉर्मल ग्रोथ कर रहा था अब वो नॉर्मल नहीं, अब वो अब नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी, कॉन्टेक्ट इनिबिशन में वही होता है कि नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होता है, बट आप जो है ना, जो एक सेकेंड, अब क्या होता है ये कैंसर वाली मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अनशन तरीके से है ना, क्या नाम है, ग्रोथ कर रहा है, फटे जा रहा है, फैले जा रहा है, तो ये कैंसर में हो जाता है। तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन में क्या हो रहा है, बाय विच कॉन्टेक्ट विद अदर सेल इनिबिट दियर अनकंट्रोल ग्रोथ। तो भैया देखो अदरक की तरफ फटे जा रहा है, फैले जा रहा है, बुरी तरह फैल रहा है, पर कॉन्टेक्ट इनिबिशन में क्या होता है ना कि वो जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है। तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन मेरे में हो रहा है कि मैं अदरक की तरह नहीं फैलूंगी, मतलब एग्जाम्पल दिया है कि मतलब मेरे अंदर जो सेल्स है ना वो नॉर्मल ग्रोथ से ही नॉर्मल टाइम से नॉर्मल तरीके से बढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, पर जिसको कैंसर होता है उसके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, यानी वो अनशन तरीके से बढ़ने लगता है। कैंसर सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट विल कंटिन्यू टू डिवाइड टू गिव राइज टू मास ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल यानी मास ऑफ सेल्स को जन्म देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर्स। नहीं बोलते सेल्स का, कैंसर का हम कैसे पता करते हैं, यार यहाँ पे ट्यूमर हो गया, यहाँ ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, इधर ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, है ना। तो उसी को जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो ऐसा इकट्ठा गांठ सी बन जाती है, वो गांठ क्यों बनी है, नॉर्मल है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है, हमारी बॉडी में स्किन में देखो यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल ग्रोथ है, पर यहाँ पे अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई तो यहाँ पे एक गांठ बन जाएगी। अभी क्लियर हुआ। तो अब ये जो ट्यूमर होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन में क्या होता है, डू नॉट ट्रांसफर। बिनाइन वो वाले होते हैं जो सिर्फ एक बॉडी पे ना लोकलाइज रहते हैं, एक बॉडी से दूसरी जगह, एक बॉडी पार्ट से ना दूसरी बॉडी पार्ट में नहीं जाते। लेट से अगर वो ट्यूमर इधर है तो वो फैल फाल के यहाँ पे नहीं जाने वाला, वो यहीं पे फिक्स रहने वाला है। मैलिग्नेंट वो होते हैं कि इसके अंदर ना जो एक यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो बताओ कौन सा वाला डेंजरस हुआ, बिनाइन डेंजरस हुआ या मैलिग्नेंट डेंजरस हुआ, बताओ। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि वो फैल रहा है, वो एक जगह नहीं है। अगर वो आपको ट्यूमर निकालना है, सर्जरी करनी है, तो आप यहाँ से निकाल दोगे, पर कैसे, जो पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब क्या पूरी बॉडी को काट काट के निकालो, पूरी बॉडी की कीमोथेरेपी करोगे, पूरी बॉडी में लेजर ट्रीटमेंट दोगे, नहीं ना। तो मैलिग्नेंट में तो एक चीज और याद रखो, देखो क्या होता है मैलिग्नेंट में, इट इज द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नियोप्लास्टिक। देखो प्रोलिफरेटिंग सेल का मास जो होता है उसे बोलते हैं नियोप्लास्टिक, जिसमें ग्रो रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं
नियोप्लास्टिक कि जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, वहां पे इन्वेट करते हैं और सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं उनको भी बर्बाद करते हैं कि हम तो बर्बाद हुए, साथ में तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। ये वो वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ किसके अंदर देखी जाती है? मैलिग्नेंट में। ये बिनाइन में नहीं देखी जाती। बिनाइन ये वाला कंसेप्ट नहीं लेता कि मैं बर्बाद हुआ तो तुम्हें भी करूंगा, बट ये जो मैलिग्नेंट है, तो ये नियोप्लास्टिक जिसको क्या कहा है, हम तो डूबे साथ में तुम्हें भी ले डूबे, तो नियोप्लास्टिक वो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, सेल्स, ये अपने मेटास्टेटिक की बात ही चल रही है ना। सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, एक्टिवली डिवाइड होते हैं और ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द normal cells by competing for vital nutrients। अब क्या हो रहा है, सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो भैया हर सेल जब ग्रो करता है उसको खाना चाहिए, तो भैया सारे सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं, सब बराबर से बढ़ रहे हैं, तो अब सबको बराबर खाना चाहिए। तो दूसरे लोगों को खाना नहीं मिल पाता, दूसरे लोगों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो वो क्या होता है कि वो भूख से ही मर जाते हैं। ठीक है, जो अच्छे वाले होते हैं ना सेल्स, उनको खाना मिल नहीं पाता, और जो तेजी से बढ़ रहे हैं सारा खाना वो लेके भाग जाते हैं। सेल्स स्लग फ्रॉम, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाना ब्लड के थ्रू, यहाँ से सेल्स निकल के पूरी बॉडी में इन्फेक्ट कर देना, इस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया है मेटास्टेसिस। क्लियर है सबको कि बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, नियोप्लास्टिक क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। नियोप्लास्टिक हम डूबे, बगल वाले को सबको साथ में ले डूबे। मेटास्टेसिस ये कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो फैल जाता है, यहाँ पे टिश्यूज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लड के थ्रू जो पूरी बॉडी में इन्फेक्ट कर दे रहा है उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो अब भैया अगर कैंसर हुआ है तो कैसे हुआ है, कुछ तो कारण होगा ना, तो कारण के बारे में पढ़ लेते हैं। अलग अलग कारण है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। तो अब ये जो एजेंट्स हैं अलग अलग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये जो डिजीज करवा रहे हैं इनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। ठीक है, लाइक जैसे दो तरह के रेडिएशन होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में जैसे आ गई एक्सरे, गामा रे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, ये डीएनए को डैमेज कर देता है। डीएनए को डैमेज कर दिया जिसकी वजह से नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नॉर्मल सेल नियोप्लास्टिक में बन चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल विल कन्वर्ट इनटू नियोप्लास्टिक, और नॉन आयोनाइजिंग में क्या आ जाएगा? यूवी रेज। ठीक है, कॉजेज वाला पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं केमिकल, हमने पढ़ लिया। अब हम देखो, हमने फिजिकल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल में जैसे केमिकल कार्सिनोजन में कौन हो गया? टबैको। टबैको तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप मूवी देखने नहीं जाते, वो मुकेश वगैरह ऐड करते रहते हैं, भैया तंबाकू मत खाओ, वो ऐड आता है जिसके माउथ में पूरा कैंसर हो जाता है, पूरा सूजा रहता है, वो तंबाकू की वजह से ही होता है, और तंबाकू स्मोक की वजह से। ठीक है, अब कैंसर कॉजिंग वायरस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने एड्स में देखा था कि कौन करता है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा बॉडी में, कोई तो ऐसा वायरस गया होगा, तभी तो नॉर्मल सेल बहुत तेज स्पीड से बढ़ने लगे। ऐसा थोड़ी बैठे बैठे उसको दौरे पड़े, नहीं मैं तो तेज बढ़ूंगा, ऐसे कैसे, मेरे को तो धीरे बढ़ने का मन नहीं है, मैं तो डूबूंगा साथ में सबको लेके डूबूंगा, उसको ऐसे दौरे पड़े हो, नहीं, उसको कोई तो वायरस आया होगा।
तो जैसे हो सकता है ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। देखो ऑन्कोजेनिक वायरस वो होते हैं जिनके जीन्स में ना ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑन्कोजेंस वो होते हैं जो जिसमें एबिलिटी है कैंसर कॉज करने की, ठीक है। और ऑन्कोजेनिक वायरस के साथ साथ कौन सा हो सकता है, प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, सेल्यूलर ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस का नाम आती है आपको पता पड़ जाना चाहिए, या तो भाई कैंसर की, हाँ हाँ कैंसर की बात हो रही है। तो ये सबको क्लियर है, ये पता पड़ गया वायरस कौन करवा रहा है। बैठे बैठे किसी को दौरे नहीं पड़े थे, सारा काम ना प्लान था पहले से वायरस का, वो हो चुका है। कैसे हम पता, क्या रीजन से वो पता पड़ चुके हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमें कैंसर है। अब आपकी कोई भी गांठ बन गई है कहीं पे भी, तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि वो गांठ कैंसर है या क्या है। देखा, बोला मम्मी ये गांठ है, तो चलो मम्मी ये तो कैंसर हो गया, मेरे को मेरा इलाज करवा दो, ऐसे नहीं होता ना। तो अपन को वो पता करना आना पड़ता है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक नॉर्मल गांठ है, तो ये नॉर्मल गांठ नहीं है। उसके लिए ना कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे बायोप्सी एंड, देखो बायोप्सी होती है एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है टिश्यू की, ठीक है। ठीक है, तो अब बोलोगे मैम बायोप्सी क्या होती है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, तो वो भी अपन देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोप्सी में क्या होता है। बायोप्सी में क्या होता है कि जैसे आपको लगा यहाँ पे ना आपके वो बन गया है, गांठ बन गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, आपका टिश्यू लेंगे किसी भी तरीके से और उसको फिर निकाल के लेके जाएंगे लैब के अंदर। तो उसकी थिन थिन स्लाइस करके ना उसको स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करेंगे। तो ये हो गया हमारा बायोप्सी वाला पार्ट, ठीक है। बायोप्सी ऐसे की जाती है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी वो होती है, वो सारी स्टडीज जो लैब के अंदर माइक्रोस्कोप में जूम कर करके देखी जा रही है। बायोप्सी एक टेस्ट का नाम होता है, पर जो प्रोसीजर चलता है जो हमारे लैब्स में चलता है वो होती है हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। टिश्यू एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ, देखो जैसे सेल काउंट है, मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है कैंसर में, आपका सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, यानी सेल्स का जो काउंट है वो बढ़ चुका है। तो देखो कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जिसके अंदर ना सेल का नंबर बढ़ जाता है, जैसे ल्यूकेमिया। तो अपन ना हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी यानी माइक्रोस्कोप के अंदर ध्यान से देख के ये बता सकते हैं कि भैया ये कैंसर है या फिर ये ल्यूकेमिया है। तो इसलिए अपन इन सब चीजों को ना थोड़ा मतलब लैब के अंदर जाके टेस्ट करना जरूरी होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट वगैरह से काम नहीं चलता। साथ ही हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। अभी सब आप जब मेडिकल में जाओगे ना तब आप ये सब पढ़ लोगे कि कैसे कैसे मतलब सीटी स्कैन देखना है, एक्सरे देखना है, एमआरआई देखनी है। तो तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सब इतना सब कुछ हो चुका है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में बेटा क्या होता है, अलग अलग अप्रोच लगाई जाती है। जैसे कभी कभार ना सर्जरी कर देते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, है ना। कभी कभार क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे रेडिएशन थेरेपी में क्या कर रहे हैं, बाकी में क्या कर रहे हैं, तो रेडिएशन थेरेपी में ये देखो क्या कर रहे हैं। राइटिंग सबको क्लियर आ रही है ना?
ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स है उसके अंदर ना अपन रेडिएशंस देते हैं। ठीक है, कोई भी उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक लेजर्स वगैरह और जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो सब आपको बाद में पता पड़ेगा। तो जब अपन रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन देते हैं और उसका यह ध्यान रखते हैं कि सिर्फ जो पार्ट अफेक्टेड है ना सिर्फ वहीं पे दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरी बॉडी में रेडिएशन दे रहे हैं तो दूसरे पार्ट्स को कवर कर दिया जाता है और वहीं पे सिर्फ रेडिएशन दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कीमोथेरेपी भी देते हैं, कीमोथेरेपी भी देते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर ना कीमोथेरेपी में ड्रग्स भी होते हैं, वो भी दिए जाते हैं। ये सबको क्लियर है? कोई किसी को कंफ्यूजन? जैसे ना क्या होता है, आपने कभी कभार देखा होगा कि जब कोई कीमोथेरेपी ले रहा है तो बोलते हैं ना कीमोथेरेपी ले रहा है, तो कीमोथेरेपी ड्रग्स के ना क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कि भैया लोगों के ना बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको एनीमिया हो जाता है, तो थोड़ा ये नुकसान भी होता है कीमोथेरेपी देने का, है ना। और कभी कभार की लगा कि रेडिएशन थेरेपी काम नहीं कर रही है, इम्यूनोथेरेपी काम नहीं कर रही है, कीमोथेरेपी नहीं काम कर रही है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे दिया जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा सीवियर है। ठीक है, सबको क्लियर है कि क्या हुआ कैंसर के अंदर? कैंसर का इलाज, कैंसर का सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो एक सेकेंड रुको आप, सबको क्लियर है तो एक मिनट मुझे दो। स्क्रीन दिख रही है सबको? अपना अपन ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, एड्स कवर कर लिया है, कैंसर कवर कर लिया है। तो मैं आपको जो पूरी साइकिल बता रही थी उसका ये देखो, ये जो डायग्राम है, रेट्रोवायरस कर रहे थे वो रेप्लिकेट कर रहा था। ये डायग्राम ना आपके उसमें एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो एक बार देखो कि कैसा, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ये रहा रेट्रोवायरस, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना ये तो है रेट्रोवायरस। ठीक है, एक बार देखो ये क्या कर रहा है, देखो वायरल आरएनए कोर, ये है वायरल प्रोटीन कोड। ठीक है, ये है एक तो नॉर्मल सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जाके नॉर्मल सेल को मैंने आपको बताया था इन्फेक्ट करेगा। फिर ये क्या होता है, एनिमल सेल यानी कि होस्ट, हम इसको ना होस्ट से कंसिडर करेंगे कि ये होस्ट के अंदर गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पूरा होस्ट के अंदर का पूरा मैकेनिज्म देखो, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, फिर इसने क्या किया, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने आपको नहीं बताया था आरएनए वायरल आरएनए जीनोम इज कन्वर्टेड इनटू वायरल डीएनए, वो देखो ऐसे आया, रेट्रोवायरस पहले यहाँ पे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। अभी जो नॉर्मल सेल है ना, ये नॉर्मल सेल क्या करता है, ह्यूमन के अंदर जाता है, एनिमल सेल के अंदर जाता है, और क्या करता है, जो नॉर्मल आरएनए होता है, आरएनए जो वायरल आरएनए जीनोम होता है ना, वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो प्रोड्यूस और कौन से प्रोसेस से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। किसी ने यहाँ पे मेंशन किया था कि मैम वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हो रहा है, तो वो ये रहा देखो, है ना। तो अब ये पूरा साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, ये पूरा सेल है, देखो ऐसे पूरा सेल है, ये सेल के अंदर घुसा है, स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, ये सेल के अंदर घुसा है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो ये सारा प्रोसेस ना
यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो वायरल डीएनए ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, ये यहाँ से अब इसके अंदर घुस चुका है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर घुसा है। तो अब जो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब यहाँ पे डीएनए घुसा, घुसा तो डीएनए था, पर यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। फिर वो क्या करता है, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, अलग अलग, इसका क्या क्या था, मैंने इवेंचुअली आपको बताया था, अलग अलग वायरस बनाना। तो न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट, अब वो वहां से बाहर निकल के वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करता है। तो पूरी साइकिल क्या चली, एक ने बहुत सारे को इन्फेक्ट किया। कैसे, वायरल आरएनए, वायरल आरएनए कोड, ठीक है, वायरल प्रोटीन कोड। ये तो रेट्रोवायरस के बारे में हो गया। रेट्रोवायरस जो पूरा कर रहा था, सिर्फ इतना याद रखो, ये घुसा है होस्ट के अंदर, ये सब छोड़ो, ये घुसा है होस्ट, ये सेल के अंदर। यहाँ पे सेल के अंदर घुसने के बाद क्या हुआ है, वायरल आरएनए कन्वर्ट हुआ है वायरल डीएनए में। ठीक है, कौन से प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। कौन से प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ठीक है, तो अब जो वायरल डीएनए वो घुस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरल आरएनए। जब वो न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करेगा तभी तो नया वायरल डीएनए बनेगा ना। देखो उस, अब आप रीजन आप जान गए ना कि न्यू वायरल आरएनए क्यों बना, क्योंकि वायरल आरएनए बनेगा तभी तो वायरल डीएनए बनेगा, और वायरल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर गया तब उसने न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस किया, और उससे न्यू वायरल आरएनए से फिर न्यू वायरस प्रोड्यूस हुआ जिसने फिर और सेलों को इन्फेक्ट किया। तो ऐसे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ठीक है, नोट देखो, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेट एंड रिलीज। ठीक है, इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, जो सेल्स इन्फेक्ट हो गए हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, पर ये जो वायरस है, वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। देखो वायरस क्या है, उन्होंने अपना काम परफॉर्म किया और खत्म। वायरल वायरस ने क्या किया, अपना काम किया और निकलो, अपना काम बनता वो वाला काम किया, वायरस आए अपना काम परफॉर्म किया और चले जाते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो इन्फेक्टेड सेल है वो तो रह गए। तभी इन्फेक्टेड सेल हमारी बॉडी में, तभी नहीं बोलते हाँ एड्स हमेशा रहता है, एड्स पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। अगर इन्फेक्टेड सेल हमारी पूरी बॉडी में हमेशा खत्म ही हो जाते तो हम तो एड्स से हमेशा पूरी तरह से ठीक हो जाते ना, पर हमारी बॉडी में वायरस खत्म हो जाता है। लोग नहीं बोलते आपके वायरस खत्म हो गया पर आपको एड्स नहीं खत्म हुआ है, वो इसलिए बोलते हैं कि वायरस तो खत्म हो गया है, वायरस मर चुका है, पर आपकी बॉडी में उसने जिसको इन्फेक्ट किया है ना वो इन्फेक्टेड अभी भी है। ठीक है, सबको क्लियर है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन। ये मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा था क्योंकि ये थोड़ा ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो जाता है एड्स का लगातार लगातार पढ़ रहा है, तो मैंने बोला एक बार कैंसर हो जाए उसके बाद एड्स का एक बार साइकिल हो जाएगा, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में पहले समझाया, फिर फ्लो चार्ट में बनाया, फिर आपको डायग्राम दिखाया। ठीक है, सबको क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में। एकदम सारा फटाफट मैं स्लाइड्स कर रही हूँ, किसी को एसएस वगैरह लेना है तो फटाफट ले लो। देखो ये है फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट, ठीक है, ये हो गई सेकेंड, ये है थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ ये लेना, ये फिफ्थ, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन, खत्म करे फिर क्लास, सबको सबको समझ आ गया है ना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, अच्छे से समझ आया ना।
ठीक है, तो फिर क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। बाय 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 एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके ओके बाय। वाटर ऑफ ब्लू लेक, ओके ओके। देखो किसको डिस्टिल वाटर हो रहा है, किसको ब्लू वाटर हो रहा है। नाइस नाइस नाइस। ओ सेम टू यू तनु। ओके बाय 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 एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय 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 बाय।